सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे और इसके सारे चैप्टर्स को अच्छे से पूरे मैप के थ्रू हम लोग देख लेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महाद्वीप और उसके बाद पढ़ेंगे महासागर। ठीक है, महासागर में तो एक ही वीडियो में सब आ जाएगा, लेकिन महाद्वीप में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जितने भी महाद्वीप पढ़ेंगे उससे रिलेटेड सब चीज़ हम लोग पढ़ लेंगे। चाहे उसके घास के मैदान हो, चाहे उसके पठार हो, चाहे उसके पहाड़ हो, चाहे पर्वत श्रेणी हो, चाहे उसकी नदियाँ हो, चाहे उसकी झील हो, चाहे उसके खनिज हो, या वहाँ के मूल निवासी, या उससे संबंधित कोई भी अन्य फैक्ट, पूरे महाद्वीप को हम लोग अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं। तो क्षेत्रफल के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर और देशों की संख्या के आधार पर महाद्वीप को डिवाइड किया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो महाद्वीप इस प्रकार हैं: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है और एशिया जो है वो सबसे बड़ा है। ये पहला और लास्ट तो आपको याद रखना ही है, प्लस क्षेत्रफल के आधार पर आप क्रम भी याद रख सकते हैं। जनसंख्या के आधार पर अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी एशिया का है, जनसंख्या भी एशिया का है। अफ्रीका का क्षेत्रफल भी सबसे सेकंड नंबर पर आता है और जनसंख्या भी सेकंड नंबर पर आता है, लेकिन क्षेत्रफल में थर्ड नंबर पर आता है उत्तरी अमेरिका, जबकि जनसंख्या में आपका थर्ड नंबर पर आता है यूरोप। उसके बाद आता है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका यहाँ 7वें नंबर पर क्यों आया? क्योंकि यहाँ का जनसंख्या हो जाता है 0। क्यों? क्योंकि ये इस पर कोई भी आदमी निवास नहीं करता है, इसलिए इसको निर्जन महाद्वीप बोलते हैं। निर्जन महाद्वीप, क्योंकि यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है, एक भी आदमी नहीं रहता है, सिर्फ यहाँ पर जानवर और पेड़ पौधे मिलते हैं। यहाँ पर पक्षी मिलती है, पेंगुइन। ठीक है, तो वो भी आगे पढ़ेंगे। देशों की संख्या के आधार पर महाद्वीप को इस प्रकार डिवाइड किया गया है। जैसे सबसे ज़्यादा देश है अफ्रीका में 54। ये मेरा एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे ज़्यादा देश किसमें है, मैं मार दिया था एशिया। जी नहीं, एशिया आकार में तो बड़ा है क्योंकि इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है, लेकिन अफ्रीका जो है उसमें देशों की संख्या ज़्यादा है। छोटे 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 बहुत सारे देश वहाँ पर हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं, एशिया में 48, यूरोप 44, उत्तरी अमेरिका आपका चौथे नंबर पर आता है 23, ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया 14, दक्षिण अमेरिका 12 और अंटार्कटिका भाई कुछ नहीं है, यहाँ पे आदमी है ही नहीं, तो देशों की संख्या का बात ही नहीं करना है। तो ये हो सके तो आप डिजिट भी याद कर लीजिए। आगे आते हैं। एक सिद्धांत होता है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल डिस्प्लेसमेंट थ्योरी। ये थ्योरी क्या कहता है कि महाद्वीप का निर्माण किस प्रकार हुआ। किस प्रकार हम लोग जो अभी देखते हैं, टोटल महाद्वीप हमारे कितने हैं? 7। ठीक है, यही 7 महाद्वीप है जिसके बारे में हम देखते हैं कि इसका निर्माण कैसे हुआ। चूंकि महाद्वीपों के निर्माण के संबंध में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। एक है हैरी हेस का सिद्धांत, हैरी हेस का सिद्धांत। एक है कोबर का सिद्धांत। ठीक है, कोबर का सिद्धांत। तो आप लोग ये सारा याद कर सकते हैं, चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग चूंकि महाद्वीप पढ़ रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वही देखेंगे। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत आपका अल्फ्रेड वैगनर ने दिया था। ये क्या कहता है? देखिए, ये कहता है कि 225 मिलियन वर्ष पहले जितने भी महाद्वीप थे हमारे, वो सब एक ही थे, यानी एक ही महाद्वीप था। ये देखिए, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक ये पूरा हमारा एक ही महाद्वीप था। उसका नाम था पेंजिया। उसका नाम क्या था? पेंजिया। और महासागर भी जितना था वो एक ही था चारों ओर। पेंजिया के चारों ओर एक ही महासागर है जिसका नाम था पेंथालासा। यानी कि एक ही महाद्वीप और एक ही महासागर था। अभी कितना है? 7 महाद्वीप और 5 महासागर। तो कैसे निर्माण हुआ? महासागर कैसे अलग हुए, महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो देखिए, ये बात है 225 मिलियन ईयर्स एगो पहले की। अब हम लोग आ जाते हैं 150 मिलियन वर्ष पहले, यानी कि यहाँ से 75 साल कम कर दिए। 75 मिलियन साल, ठीक ना, 75 मिलियन साल कम कर दिए। अब क्या होता है, ये वाला इसका आधा पार्ट ऊपर की तरफ और आधा पार्ट नीचे की तरफ खिसकता है। खिसकने का रीजन क्या है कि जो अर्थ है हमारा, अर्थ के अंदर क्या भरा हुआ? मैग्मा लावा। ठीक है, मतलब कि मेटल एट मोल्टेन स्टेट, यानी कि मेटल जो भी है वो पिघले हुए रूप में है। अब हम लोग पढ़े हैं कि अगर मेटल जो है वो पिघलेगा, और हम जानते हैं कि जमीन के अंदर जो है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज करती है,
और इस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज करने की वजह से ये जो मैग्मा है ये कंटिन्यूसली और गर्म हो रहा है, धीरे धीरे गर्म होता जा रहा है। यानी कि पहले कम गर्म था, अब और गर्म धीरे धीरे वो होता जा रहा है। गर्म होने पर किसी भी चीज का प्रसार होता है, यानी कि वो फैलता है, एक्सपेंड करता है। तो जब भी अर्थ के अंदर मैग्मा फैलेगी तो ये हमारे महाद्वीपों को भी ढकेलेगी। यही कारण है जो ये बीच से ये पार्ट ऊपर गए और ये बीच से पार्ट नीचे, अब एक दूसरे को फैलने लगा। ठीक है, देखिए ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो एक जो ऊपर वाला पार्ट जो गया, जो ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अंगारा लैंड, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको लॉरेशिया। और नीचे वाला जो पार्ट आया, ये इतना दूर का पार्ट, इसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पहले क्या था, पेंजिया था, अब ये दो पार्ट में अलग अलग हो गया। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच में एक सागर का निर्माण हुआ, इस सागर को बोलते हैं टेथिस सागर। टेथिस सागर। और ये सारा कंसेप्ट कौन दे रहा है, ये सारा कंसेप्ट दे रहा है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वैगनर, यही बता रहे हैं ये सब चीज। इसके बाद ये क्या कहते हैं वैगनर साहब कि अब 150 मिलियन साल से अब आ जाइए 100 मिलियन साल, फिर अर्थ का प्रसार हुआ, सारे महाद्वीप फिर अलग अलग होने लगे। तो ये जो लॉरेशिया है ये फिर टूटा, यहाँ से, ये यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 पार्ट में टूटेगा और ये 2 पार्ट में टूटेगा। यानी कि अंगारा लैंड 2 पार्ट में टूटेगा और ये 5 पार्ट में टूटेगा। तो ये जो 2 पार्ट में टूटा, ये टूटा कौन कौन, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप और एशिया। देखिए यहाँ पर यूरोप और एशिया एक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरेशिया। क्या बोलते हैं इसको, यूरेशिया। तो ये तो हो गया आपका अंगारा लैंड जो 2 पार्ट में टूटा। अब नीचे आते हैं 5 पार्ट में टूटने वाले गोंडवाना लैंड। ये है आपका साउथ अमेरिका, ये है आपका अफ्रीका, ये है आपका इंडिया, ये है आपका अंटार्कटिका और ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए ये इंडिया का वो वाला भाग है जो प्रायद्वीपीय भारत, इसको प्रायद्वीपीय भारत बोलते हैं। प्रायद्वीपीय भारत, देखिए भारत का कुछ पार्ट यहाँ पर भी है और भारत का कुछ पार्ट यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट है और यहाँ पर जो पार्ट है ये अलग पार्ट है, 2 पार्ट है। तो ये जो नीचे वाला पार्ट है अब चिपकेगा ऊपर जाके, तो यहाँ देखिए यहाँ चिपक गया। तो भारत का जब आप मैप बनाते हैं इस टाइप से, ऐसे जब आप मैप बनाते हैं ना ऐसे, तो इतना दूर का जो पार्ट है, इतना दूर का जो पार्ट है ये नीचे वाला पार्ट है और ऊपर वाला जो पार्ट है ये यहाँ का पार्ट है। यानी कि इंडिया दोनों लैंड का पार्ट है, अंगारा लैंड का भी पार्ट है और गोंडवाना लैंड का भी पार्ट है। उसी तरह ये साउथ अमेरिका भी चिपकेगा और जाके देखिए यहाँ पर साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका पूरी तरह से चिपक गया, यहाँ पे हल्का से यहाँ पे चिपक जाता है। यानी कि ये जो सतत प्रक्रिया है महाद्वीपियों के विस्थापन की, अभी भी जो है महाद्वीप जो है वो सतत विस्थापित हो रहे हैं, है ना। जूलैंडिया जो है अभी कह रहा है साइंटिस्ट लोग, एक नया महाद्वीप बनने वाला, इसका नाम है जीलैंडिया। जीलैंडिया या जूलैंडिया देख लीजिएगा, जीलैंडिया एक नया महाद्वीप बनने वाला है। क्यों, क्योंकि पृथ्वी अभी भी अलग हो रहा है, कंटिन्यूसली वो अलग होता जा रहा है। तो अब जो है महाद्वीपियों की स्थिति देखिए, यहाँ पर तो ये नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका ही हो गया, ये हो गया आपका यूरोप, ये आपको दिखाने रही है ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड, ये हो गया आपका एशिया, यहाँ तक एशिया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ अंटार्कटिका, और भारत जो है यहाँ, ये अफ्रीका हो गया, भारत यहाँ पर, यहाँ ये वाला पार्ट भारत है, यहाँ पर, यहाँ साउथ अमेरिका। तो ये है अभी का अर्थ, और ये कैसे कैसे अर्थ जो है डिवाइड हुआ वो सारा कहानी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 225 मिलियन वर्ष पहले पहले पृथ्वी एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसको बोलते हैं पेंजिया, बता चुके हैं। पेंजिया एक महासागर द्वारा घिरा था जो था पेंथालासा, बता दिए, ये हो गया पेंजिया, ये पेंथालासा, बता चुके हैं। आगे अब 150 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पेंजिया के 2 टुकड़े हो गए। आंतरिक हलचल क्यों हुआ था बता चुके हैं, मैग्मा है, गर्म हो रहा, सतत मैग्नेटिक फील्ड के कारण गर्म होता जा रहा है, गर्म होने से पृथ्वी का सतह पर वो फैल रहा है, फैलने से महाद्वीप जो है वो अलग हो रहा है। उत्तर की ओर जो टुकड़ा अलग हुआ उसको बोलते हैं लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और दक्षिण की ओर जो टुकड़ा अलग हुआ उसको बोलते हैं गोंडवाना लैंड। यानी कि देखिए जो उत्तर की तरफ आया वो हो गया अंगारा लैंड और दक्षिण तरफ जो आया गोंडवाना लैंड। और आता है देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड फिर से विभाजित हुआ कब, 100 मिलियन ईयर वर्ष पहले, जिससे धीरे धीरे महाद्वीपों का आकार विकसित होने लगा। लॉरेशिया या अंगारा लैंड से क्या क्या अलग हुआ, देखिए ये है ऊपर वाला भाग लॉरेशिया, इससे क्या क्या अलग हुआ, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया। ठीक है, कौन कौन होगा, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका यानी कि नॉर्थ अमेरिका। तो यूरोप और एशिया को हम लोग बोल देते हैं यूरेशिया, क्योंकि ये एक ही प्लेट का पार्ट है। ठीक है, तो उसी तरह हम लोग बात करते हैं गोंडवाना लैंड का। तो गोंडवाना लैंड से
5 गो चीज अलग हुआ। कौन कौन अलग हुआ? देखिए, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, इंडिया भी कौन? प्रायद्वीपीय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। देखिए, अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत। तो ये तो भी आया हो गया आपका। प्रायद्वीपीय भारत किस हिस्सा का भाग है, मतलब किस लैंड का भाग है? तो प्रायद्वीपीय भारत जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। जब देखिए, ये भारत का अगर मैप बनाए तो जो ऊपर वाला पार्ट है इतना दूर हिमालय के आसपास, ऊपर ऊपर में जो पार्ट है वो पार्ट है अंगारा लैंड का। वो अलग था, ये अलग था, आके दोनों चिपक गया। और यही दोनों जो चिपका, याद रखिएगा, यही दोनों जो चिपका तो जहां पर टकराया वहां पर एक आकृति ऊपर उठ गई, ये बन गया आपका क्या? हिमालय। ठीक है, तो हिमालय का अलग सिद्धांत है। यहाँ दो प्लेटों के टकराने से भी हिमालय का निर्माण हुआ है। और हिमालय का निर्माण जो हुआ है, तो हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? वलित पर्वत, वलित पर्वत है, क्योंकि प्लेटों के टकराने से हिमालय में उत्थान हो गया। अब हम लोग देखिए ये समझते हैं, ये तो हो गया आपका अंगारा लैंड, ये नीचे वाला पार्ट हो गया आपका गोंडवाना लैंड, और बीच में एक सागर है जो है तेथिस सागर। यानी कि भारत जो है यूनिक देश है। यहाँ पर अंगारा लैंड का भी पार्ट है, गोंडवाना लैंड का भी पार्ट है और तेथिस सागर का भी कुछ यहाँ पर अभी है। आगे हम लोग बात करते हैं महाद्वीपीय विस्थापन का कारण। हम ये भी बता चुके हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा यानी कि पिघली धातु भरा हुआ है जो गर्म होने पर फैलती है, और यहाँ पर रेडियो एक्टिव क्रिया होती है अंदर में। ठीक है, रेडियो एक्टिव क्रिया जिसके कारण सतत गर्म होती रही है, बार बार और गर्म होती जाती है। यह फैलाव महाद्वीप के विस्थापन का कारण है। अब आपका होमवर्क है, आप जाके देख लीजिएगा हैरी हैश का सिद्धांत क्या है और कोबर का सिद्धांत क्या है। अभी हम मैप आपको बता दिए। ये देखिए मैप, अगर वर्ल्ड का मैप आपको देखना तो समझ सकते हैं। यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट, ये ऐसे, ये वाला पार्ट जो है ये है आपका उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। देखिए अभी जो है उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका यहाँ पर मिल गए हैं, मिल गए हैं। ये है भारत वाला पार्ट, तो ये प्रायद्वीपीय भारत का पार्ट हो गया, और ऊपर में ये आपका अंगारा लैंड का भाग हो गया, ये गोंडवाना लैंड का भाग हो गया। और ये पूरा हो गया आपका एशिया, ये हो गया एशिया। यहाँ पर आपको इतना दूर क्या हो गया? यूरोप, यूरोप हो गया। ये वाला पार्ट हो गया आपका अफ्रीका। ठीक है, ये हो गया दक्षिणी अमेरिका। अब यहाँ पर है बचा हुआ एक लास्ट ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर है अंटार्कटिका, यहाँ पर है अंटार्कटिका। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सागर का। तो यहाँ पर आपको हिंद महासागर मिलेगा। ठीक है, अटलांटिक ओशियन मिलेगा। अटलांटिक ओशियन का आकार है एस आकार, एस आकार का होता है। यहाँ पर आपको मिलेगा आर्कटिक महासागर, यहाँ पर मिलेगा आपको प्रशांत महासागर, यहाँ पर अंटार्कटिक महासागर, यहाँ पर हिंद महासागर। एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है हिंद महासागर का शेप कैसा है? तो देखिए ऐसे है हिंद महासागर, भी शेप का है। कैसा शेप है हिंद महासागर का? भी शेप। आप इसको तुरंत मार दीजिएगा क्या? भी शेप। और वही अटलांटिक ओशियन का शेप कैसा है? एस। देखिए ऐसे एस आकार का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि देखिए कर्क रेखा, यहाँ पर देखिए मान लीजिए यहाँ पर कर्क रेखा, यहाँ पर विषुवत रेखा, यहाँ पर मकर रेखा। तो कर्क रेखा कौन कौन से महाद्वीप को काटती है, मकर रेखा कौन कौन से महाद्वीप को काटती है, और विषुवत रेखा कौन कौन से महाद्वीप को काटती है? इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ पे सबसे पहले समझ लीजिए, ये हो गया अर्थ हमारा, यहाँ पर है 0 डिग्री, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा। यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त। यहाँ पर 23.5 डिग्री साउथ, अब चूंकि नीचे की तरफ आ रहे हैं 0 डिग्री से तो इसको साउथ बोल देंगे। 23.5 डिग्री दक्षिण, इसको मकर रेखा बोल देंगे। 66.5 डिग्री दक्षिण, इसको अंटार्कटिक वृत्त बोल देंगे। तो आप समझिए कि एशिया, जब अब देखिए अगर इसको याद करना है ये किस किस रेखा को काटता है, इसका तरीका आप देख लीजिए। सबसे पहले इसको घटते हुए क्रम में लिख दीजिए, घटते हुए क्रम में लिख दीजिए। हम इसको घटते हुए क्रम में लिख दिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? आम, आम 3 बार लिख देंगे, आम 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 3 बार लिख दिए। फिर देखिए कवि, कवि 2 बार कवि हॉरिजॉन्टली लिखेंगे और 1 बार कवि वर्टिकली लिखेंगे, हो गया। यानी कि एशिया हमारा आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा को ही विषुवत रेखा बोलते हैं। यानी कि जो हमारा एशिया है वो आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा और विषुवत रेखा को टच करता है। अफ्रीका का बात करें तो मकर रेखा, कर्क रेखा और विषुवत रेखा को टच करता है। उत्तरी अमेरिका आर्कटिक वृत्त और कर्क रेखा यहाँ पे टच करता है। दक्षिणी अमेरिका जो है
उसको कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा टच करता है। यूरोप का बात करें, यहाँ केवल आर्कटिक वृत्त है, ना कर्क रेखा है, ना मकर रेखा है, ना विषुवत रेखा है। ऑस्ट्रेलिया का बात करें तो यहाँ केवल मकर रेखा है। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के एकदम बीचों बीच गुजरती है। तो ये हम एक एक करके सारा, अब देखिए ये टॉपिक मेरा जो सीरीज है वर्ल्ड ज्योग्राफी का लाने का रीजन यही है कि आपसे जनरली कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में तो वो महाद्वीप से ही पूछता है। हम एक एक करके खत्म करेंगे। पहला वीडियो जो मेरा रहेगा उसमें ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका खत्म करेंगे। अंटार्कटिका यानी कि 2 महाद्वीप आपको एक वीडियो में समाप्त हो जाएगा। फिर बचा बाकी का 1 2 3 4 5, इसके लिए 5 वीडियो आएगा, यानी कि 6 वीडियो में आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी समाप्त। तो आज है इसका पहला वीडियो। सबसे पहले पढ़ते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप। इसको सब पढ़ने से पहले हम लोग इसका मैप थोड़ा समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसका मैप समझेंगे ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये है अंटार्कटिका महाद्वीप का मैप, ये इसका मैप है। इसका हम लोग बहुत सारा चीज देखेंगे, भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, कौन सा नदी है, कौन सा सागर है, कौन सा पर्वत श्रेणी है, कौन सा यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है, कौन ज्वालामुखी है, जितना भी चीज है उसको हम लोग यहाँ पर देखने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिए कि ये जो अंटार्कटिका है, ये पूरा अंटार्कटिका, इसके उत्तर में देखिए, उत्तर हो गया ये, कोई भी चीज आप पढ़ते हैं तो उसका उत्तर हो जाएगा ऊपर, दक्षिण हो जाएगा नीचे, ठीक है, इधर हो जाएगा पूर्व और इधर हो जाएगा पश्चिम, ठीक है। यही आपको याद रखना है, ऐसे करके याद रखिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब हम लोग समझिए इसके उत्तर में यहाँ पर दिख रहा है ये ग्रीन कलर का एक सागर, उत्तर में एक सागर है, इस सागर को बोलते हैं बेडेल सागर, बेडेल सागर। और दक्षिण में एक सागर है, इस सागर को बोलते हैं रॉस सागर, रॉस सागर। तो आपको 2 गो सागर यहाँ पर हो गया, अंटार्कटिका के उत्तर में बेडेल सागर, दक्षिण में रॉस सागर। रॉस सागर के बारे में आपको क्या जानना है? रॉस सागर जो है विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र, मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व, विश्व का सबसे बड़ा मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व है, बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग समझते हैं और क्या। देखिए यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, यहाँ पर एक प्रायद्वीप है अंटार्कटिका का, ये प्रायद्वीप। देखिए प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? जो 3 ओर जल से घिरा हो, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है, इधर से भी जल है और इधर से भी जल है, तीनों ओर प्रायद्वीप से घिरा हुआ, इसलिए ये वाला क्षेत्र हो गया क्या? प्रायद्वीप, ठीक है। और एक मात्र प्रायद्वीप जो है अंटार्कटिका में उसको बोलते हैं पामर प्रायद्वीप, और ये पामर प्रायद्वीप जो है बर्फ रहित क्षेत्र है। बाकी सब जगह आपको बर्फ है, जितना भी जगह आप देखिए सब जगह बर्फ है, लेकिन ये जो पामर प्रायद्वीप है यहाँ पर बर्फ नहीं है, यहाँ पर बर्फ नहीं होता है। और समझते हैं, यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी है, इस सक्रिय ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं? माउंट इरेबस, माउंट इरेबस। पूछेगा माउंट इरेबस ज्वालामुखी कहाँ है, आपको तुरंत मारना है कहाँ है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है। और इसका खासियत का बात क्या है कि विश्व का सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी यही है, इससे दक्षिण में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। हो सकता है ज्वालामुखी हो, लेकिन वो सक्रिय ज्वालामुखी इससे दक्षिण में, इससे साउथ में कोई नहीं है। ये पृथ्वी का सबसे साउथ वाला जो है, विश्व का सबसे साउथ वाला सक्रिय ज्वालामुखी है। इसके बाद और हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो है एक पर्वत श्रेणी है, ये देख रहे हैं लंबा सा पर्वत श्रेणी, ऐसे 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 बना हुआ है। इस पर्वत श्रेणी को बोलते हैं क्वीन मोड पर्वत श्रेणी, क्वीन मोड पर्वत श्रेणी। ये इसका सबसे लंबा पर्वत श्रेणी है अंटार्कटिक महाद्वीप का। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पर दिख रहा है, सबसे ऊंची चोटी है माउंट विंसन मैसिफ, माउंट विंसन मैसिफ। और देखिए दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका के एकदम बीचों बीच है। ये अंटार्कटिका मैप है, एकदम इसका सेंटर अगर बना लीजिए तो एकदम इसके बीचों बीच में क्या है? दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है इसके बीचों बीच। तो ये भी आपको समझ में आएगा, दक्षिणी ध्रुव जो है वो अंटार्कटिका के एकदम बीचों बीच है। और बात करें तो यहाँ पर भारत जो है अपना 3 स्टेशन लगाया, रिसर्च स्टेशन। सबसे पहला स्टेशन यहाँ पर लगाया, इस स्टेशन का नाम रख दिया दक्षिण गंगोत्री। कब लगाया? 1983 में। यहाँ पर स्टेशन तो लगाया लेकिन ये ढक गया बर्फ से, बर्फ से ढकने के कारण क्या हुआ? ये बंद हो गया, वर्तमान में ये बंद है। इसके बाद दूसरा स्टेशन लगाता है यहाँ पर उसके ऊपर, इस स्टेशन का नाम है मैत्री। 1989 में ये स्टेशन लगाता है, ये स्टेशन अभी शायद कार्यरत ये भी नहीं है। तीसरा स्टेशन इसका क्या कौन है? तीसरा स्टेशन है भारती,
ठीक है, ये स्टेशन लगाया 2012 में और ये शायद कार्यरत है, ये शायद कार्यरत है। आप लोग देख लीजिएगा, जब भी कोई स्टेशन कहीं भी रिसर्च स्टेशन भारत का लगता है तो वो हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर करंट अफेयर्स में कोई स्टेशन लगाया जाता है तो उसको आप जरूर याद कर लीजिए। ये मैंने स्टैटिक वाला पोर्शन बताया। अब इससे रिलेटेड हम लोग जो भी चीज बताए हैं उसको देख लेते हैं। देखिए, उपनाम, अंटार्कटिका महाद्वीप का उपनाम क्या है? देखिए, इसका उपनाम क्या है? निर्जन महाद्वीप। क्यों बोलते हैं निर्जन महाद्वीप? क्योंकि यहाँ पर मानव जाति यहाँ निवास नहीं करती है, एक भी आदमी यहाँ निवास नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बर्फ है। इसका 98% भाग बर्फ से ढका हुआ होता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी बोलते हैं। अब देखिए, जितना भी अंटार्कटिका है ना, इसका अगर 1.6 किलोमीटर हाइट ऊपर तक चले जाइएगा ना, तो उतना हाइट तक यहाँ पर बर्फ है, उतना हाइट तक बर्फ है, यानी कि 1.6 किलोमीटर मोटाई में बर्फ रहा है, इसका बर्फ रहता है। ठीक है, और बर्फ पिघलता भी है, बर्फ पिघलता है जो प्रत्येक समय अंतराल पर बदलता रहता है। यानी कि अगर अभी यहाँ पर 1.6 किलोमीटर है तो हो सकता है आने वाले समय में यहाँ पर 1.6 किलोमीटर मोटाई हो जाए, आने वाले समय में यहाँ पर 1.6 किलोमीटर मोटाई हो जाए। ठीक है, कोई कह नहीं सकता। जैसे मान लीजिए दक्षिण गंगोत्री जब बनाया तो यहाँ पर 1.6 किलोमीटर मोटाई नहीं था, बाद में जब बर्फ पिघल के जब यहाँ जमा हुआ बर्फ, तो यहाँ का मोटाई ज्यादा हो गया और इस स्टेशन को ही ढक दिया। यानी कि यहाँ पर जो बर्फ है वो उसका मोटाई निरंतर बदलते रहता है, समय के साथ वो बदलते रहता है, इसीलिए इस महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी बोलते हैं। याद रखिए, इसका 3 गो उपनाम हो गया, निर्जन महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप और गतिशील महाद्वीप। आगे आते हैं, इसके खोजकर्ता कौन है? कैप्टन जेम्स कुक। कैप्टन जेम्स कुक जो है 1773 ईस्वी में इस महाद्वीप की खोज करते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप की। लेकिन वो इस महाद्वीप की खोज तो करते हैं, लेकिन इसके मुख्य भूमि तक पहुंच नहीं पाते हैं। ठीक है, मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मुख्य भूमि तक पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन है? तो फेबियन विलियम शॉशेन। 1773 में कैप्टन कुक इसको खोजते हैं, लेकिन इसके 50 साल बाद यानी कि 1820 में, लगभग इससे 47 साल बाद फेबियन विलियम शॉशेन जो है इसकी मुख्य भूमि पर पहुंच जाता है। ठीक है, प्रथम भारतीय जो अंटार्कटिका पहुंचा, ये क्वेश्चन पूछेगा, पहला भारतीय कौन है जो अंटार्कटिका पहुंचा? वो है लेफ्टिनेंट रामचरण दास। लेफ्टिनेंट रामचरण दास। दक्षिणी ध्रुव हम बता चुके हैं, दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका के एकदम बीचों बीच है, एकदम बीचों बीच है। क्वेश्चन पूछेगा, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसन। एमंडसन, ठीक है। लेकिन आपसे पूछेगा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय, डॉक्टर गिरिराज सिरोही। डॉक्टर गिरिराज सिरोही। आप हमको कमेंट कीजिएगा उत्तरी ध्रुव पर पहला व्यक्ति कौन था जो पहुंचा था, और उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारतीय व्यक्ति कौन है? हम तो दक्षिणी बताए ना, आपको उत्तरी वाला कमेंट करना है, उत्तरी वाला कमेंट करना है। आगे, अंटार्कटिका का एकमात्र बर्फ रहित क्षेत्र हम बताए थे, पामर प्रायद्वीप। यहाँ पर है, देखिए कॉर्नर पर है, ये कॉर्नर पर ये जो प्रायद्वीप है ये पामर प्रायद्वीप है और ये बर्फ रहित क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर में बेडेल सागर और दक्षिण में रॉस सागर है। विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। इसको भी समझा देते हैं। इसके उत्तर में यहाँ पर बेडेल सागर है और दक्षिण में क्या है, यहाँ पर रॉस सागर है, और रॉस सागर विश्व का सबसे बड़ा समुद्रीय जैव संरक्षित क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी का बात करें तो क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मेसिफ बता चुके हैं। एक क्वीन मॉड पर्वत श्रेणी है और ये माउंट विंसन मेसिफ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे आते हैं। माउंट इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थित है और पृथ्वी पर सबसे दक्षिणतम सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए यहाँ पर है माउंट इरेबस, और पृथ्वी पर विश्व का सबसे दक्षिणतम ज्वालामुखी है और दक्षिणतम सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं। अगला, अंटार्कटिका के भारत पर उल्टा लिख दिए, अंटार्कटिका पर भारत के अनुसंधान केंद्र, भारत के अनुसंधान केंद्र। अंटार्कटिका पर भारत के अनुसंधान केंद्र कौन कौन है? दक्षिण गंगोत्री 1983 में, ये वर्तमान में बंद है। फिर मैत्री 1989, फिर भारती जो है 2012। ठीक है, अब देखिए चूंकि कोई भी आदमी यहाँ रहता नहीं है इसलिए इसको निर्जन महाद्वीप बोलते हैं। आदमी नहीं रहेगा लेकिन रिसर्च स्टेशन जरूर लगा देगा, साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन वहां पे लगता है, इसीलिए इस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर विज्ञान का कोई भी रिसर्च होगा तो यहीं पर होगा। अब देखिए चूंकि यहाँ पर आदमी तो रहता नहीं है
लेकिन यहाँ पर जीव जंतु और पेड़ पौधे जरूर रहते हैं। अंटार्कटिका पर जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं। तो जीव जंतु कौन रहेगा? जीव जंतु रहेगा आपका पेंगुइन पक्षी, सील मछली और क्रील मछली के झुंड। क्रील मछली जो है छोटा छोटा मछली होता है, चाइना में इसको खाया जाता है, बहुत चाव से खाता है इसको, ठीक है। सील तो आप लोग जानबे करते हैं, सील मतलब ऐसे रहता है एकदम पानी में टुगिया टुगिया चलता है। और पेंगुइन पक्षी जान ही रहे, उड़ नहीं सकता ये। पेड़ पौधे का बात करें तो यहाँ पर लाइकेन मिलेगा, फर्न मिलेगा। जनरली लाइकेन और फर्न मिलेगा। देखिए लाइकेन आपको जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, और फंगस से मिलकर बना होता है। ये सहजीवी होते हैं, एक साथ रहते हैं, सहजीवी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। याद रखिए ये जहां भी अगर लाइकेन उग रहा है वहां पॉल्यूशन कम है, यानी कि ये एक पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है। आगे आते हैं महाद्वीप का बात करें, हम लोग क्या क्या चीज पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तो हम लोग अंटार्कटिका पढ़ लिए, खत्म कर दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में ही पढ़ लेंगे न्यूजीलैंड भी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से सटा हुआ न्यूजीलैंड भी है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे तो न्यूजीलैंड भी पढ़ लेंगे। देखिए महाद्वीप में हम लोग देखेंगे उसका भौगोलिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, जनजाति, मूल निवासी, खनिज, पर्वत श्रृंखला, पठार, घास का मैदान, झील, नदी, मरुस्थल, जनसंधि, ज्वालामुखी। एक और ऐड कर लीजिए, ज्वालामुखी। यानी कि जितना भी फैक्ट होगा, अदर फैक्ट्स, जितना भी फैक्ट होगा हम लोग वो सारा फैक्ट जो है इसमें देख लेंगे, जितना भी फैक्ट होगा सारा फैक्ट इसमें देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका हम लोग पढ़ लिए, इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन अंटार्कटिका में नहीं पूछेगा। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप एक्चुअली ओशिनिया का पार्ट है। ओशिनिया किसको बोलते हैं? ओशिनिया पांच का एक समूह है। पांच में आता है ऑस्ट्रेलिया। इस पांच में सबसे बड़ा भाग आता है ऑस्ट्रेलिया का। देखिए यहाँ पर है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, जिसको बोलते हैं मेलोनेशिया। तो दूसरा हो गया मेलोनेशिया। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे द्वीपों का समूह है, दिख नहीं रहा मैप में क्योंकि हम मैप बड़ा वाला मैप नहीं लिए। बड़ा मैप लीजिएगा तो यहाँ पे आपको छोटा 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 द्वीप दिखेगा। इस द्वीप को क्या बोलते हैं? माइक्रोनेशिया, माइक्रोनेशिया। यहाँ पर छोटे 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 द्वीप दिखेंगे, हम तो 3-4 ही दिखाए हैं। इसको बोलते हैं पॉलिनेशिया, पॉलिनेशिया, ठीक है। और नीचे में आपको दिखेगा 2 ही द्वीप है, न्यूजीलैंड में 2 द्वीप है, ठीक है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप, इसको बोलते हैं न्यूजीलैंड। याद रखिए ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर है तस्मानिया। क्या है? तस्मानिया, तस्मानिया। एक चीज और याद रखिएगा, हम आपको जितना भी देश बताएंगे, जितना भी देश बताएंगे, उसका राजधानी आपको याद रखना है और मुद्रा आपको याद रखना है, ठीक है। अभी जब अफ्रीका बताएंगे तो आपको अफ्रीका में इतना सारा देश हो जाएगा कि वहीं से क्वेश्चन पूछता है। पिछले बार जो सीजीएल में पूछा था टोगो की राजधानी, टोगो की राजधानी, ठीक है। पोलैंड का मुद्रा, पोलैंड का मुद्रा जलोटी है ना शायद, देख लीजिएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। टोगो का बमाको है ना, टोगो का बमाको ही था ना, बमाको। तो ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, आप फंस जाइएगा। तो ओशिनिया जो है इस 5 का समूह है, यानी कि इस पांचों को मिला देंगे उसको बोलेंगे ओशिनिया, ओशिनिया बोलेंगे। तो अब हम लोग इसमें से पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे और न्यूजीलैंड के बारे में पूरा डीपली पढ़ेंगे। चलिए ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम लोग बोलते हैं द्वीपीय महाद्वीप। क्या बोलते हैं? द्वीपीय महाद्वीप, यानी कि आइलैंड कॉन्टिनेंट, आइलैंड कॉन्टिनेंट। उसके बाद ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप है। हम आपको पहले बता चुके हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी बताया है आपको पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से बताया है और देशों की संख्या की दृष्टि से भी बताया है कि महाद्वीप में कौन कैसा सबसे बड़ा है। इसको प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो इतना पार्ट है, इतना दूर का पार्ट, यहाँ पर आपको वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, ठीक है। लेकिन इधर साइड वाला जो पार्ट है, बाकी जो बच गया इतना वाला पार्ट, ये आपका इतना वाला पार्ट जो है वो इतना पार्ट मरुस्थल है, मरुस्थल है। यानी कि वहां पर वर्षा एकदम ना के बराबर होती है। तो इस इतना बड़ा एरिया, मेजर जो इसका लैंड है वो पानी से रहित रह जाता है, पानी वहां पर रहती नहीं है। सिर्फ इतना पार्ट में, आगे वाला इतना पार्ट में ही वर्षा होती है, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं। और देखिए बीच से एक रेखा जाती है ऑस्ट्रेलिया के, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मकर रेखा। मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के एकदम मध्य से गुजरती है, एकदम बीचों बीच गुजरती है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ऑस्ट्रेलिया का भौगोलिक स्थिति को देखते हैं। भौगोलिक स्थिति देखिए, आप अगर एक बार मैप को समझ लीजिएगा ना,
जैसे वहां पे हुआ था अंटार्कटिका में। ये मैप अगर आपके दिमाग में बैठ गया यहाँ से यहाँ तक, समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में आप सब जान गए, सब चीज जान गए। अब एक एक करके हम आपको ऑस्ट्रेलिया का मैप समझाते हैं। पहले मैप इतना ही दूर आपको ध्यान देना, कहीं कुछ लिखा हुआ ध्यान नहीं देना, सिर्फ इतना दूर ध्यान देना। देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, इधर साइड बोलेंगे क्या, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में यानी कि इधर साइड उत्तर में एक खाड़ी है। इस खाड़ी को क्या बोलते हैं, बोनापार्ट की खाड़ी। अब समझिए खाड़ी और प्रायद्वीप में क्या अंतर है, प्रायद्वीप और खाड़ी में क्या अंतर है। और खाड़ी देखिए, प्रायद्वीप जो होता है वो 3 पार्ट जल होता है, 3 पार्ट वाटर से घिरा रहता है। और खाड़ी जो होता है वो 3 पार्ट लैंड से घिरा रहता है, लैंड जमीन से घिरा रहता है। यानी कि ये वाला जो पार्ट है, देखिए यहाँ 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 3 पार्ट इसका लैंड से घिरा है और 1 पार्ट ओपन है, इसीलिए इसको खाड़ी बोलते हैं। और ये है बोनापार्ट की खाड़ी। खाड़ी को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है गल्फ और एक होता है बे। बे, ठीक है। तो आप कमेंट कीजिएगा गल्फ और बे में क्या अंतर है। एक बड़ी खाड़ी होती है, एक छोटी खाड़ी होती है, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। गल्फ जैसे गल्फ ऑफ मन्नार, बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बे ऑफ बंगाल, इसको बंगाल खाड़ी बोलते हैं। और गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार। तो कहीं पे गल्फ हुआ, कहीं पे बे हुआ, लेकिन दोनों को हिंदी में खाड़ी ही बोलते हैं। दोनों में अंतर क्या है वो कमेंट कीजिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं इसके ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, यहाँ पर एक खाड़ी है। इस खाड़ी को बोलते हैं कारपेंटिया की खाड़ी, कारपेंटिया की खाड़ी, कारपेंटिया की खाड़ी। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में 2 खाड़ी हो गया, एक हो गया बोनापार्ट की खाड़ी, एक कारपेंटिया की खाड़ी। दक्षिण में भी इसका 2 खाड़ी है। देखिए दक्षिण में बात करें, यहाँ पर एक खाड़ी है, इसको बोलते हैं ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। क्या बोलते हैं, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। और यहाँ पर एक खाड़ी है, यहाँ पर, इसको बोलते हैं स्पेंसर की खाड़ी। तो आपको 4 चीज याद हो गया। उत्तर में 2 खाड़ी, उत्तर में 2 खाड़ी, एक तो बोनापार्ट की खाड़ी यहाँ पर है, और यहाँ पर है आपका कारपेंटिया की खाड़ी। दक्षिण में 2 खाड़ी हो गया, यहाँ पर एक हो गया ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, यहाँ पर एक खाड़ी हो गया स्पेंसर की खाड़ी। अब देखिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर है आपका अराफुर सागर। ये देखिए, ये यहाँ पर अराफुर सागर है। अराफुर सागर काम क्या करता है, अराफुर सागर के इधर साइड है इंडोनेशिया। क्या है, इंडोनेशिया। इधर साइड है इंडोनेशिया, यहाँ लिखे नहीं है, इंडोनेशिया। यहाँ पर है अराफुर सागर और इधर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया यानी कि ये जो अराफुर सागर है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करता है। अराफुर सागर जो है वो इसके उत्तर में हो गया इंडोनेशिया और यहाँ पर हो गया ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ये इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करता है। ठीक है, तो अराफुर सागर के बारे में समझ गए। अब आते हैं यहाँ पर, देखिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक देश है, यहाँ पर एक देश है, इस देश का नाम है पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी, जो भी देश बता रहे हैं राजधानी और मुद्रा जरूर याद कर लेना है। पपुआ न्यू गिनी है यहाँ पर एक देश, ठीक है। और पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, इसके बीच में एक जल संधि है, जल संधि है, जन संधि लिखा गया, देखिए इसको जल संधि कर लीजिए, जल संधि है। ये टॉरस जल संधि बोलते हैं इसको, यानी कि ये टॉरस जल संधि है। देखिए जल संधि किसको बोलते हैं, जल संधि, जल संधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। ये स्ट्रेट क्या करता है, ये स्ट्रेट क्या करता है, 2 लैंड मास को अलग करता है, लैंड मास को डिवाइड करता है, यानी कि अलग करता है, और 2 वाटर बॉडी को जोड़ता है, वाटर बॉडी को जोड़ता है, यही काम है इसका। अब देखिए इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, एक होता है स्थल, स्थल संधि, है ना। स्थल संधि क्या होता है, इसको बोलते हैं स्थूमस, स्थूमस इंग्लिश में स्थूमस बोलते हैं। ये क्या करता है, उसका जस्ट उल्टा है, ये 2 लैंड मास को जोड़ेगा, जोड़ेगा, ठीक है, और वाटर बॉडी को, वाटर बॉडी को अलग करेगा, अलग करेगा, ठीक है। अब हम आपको एक फोटो दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मान लीजिए ये है और ये एकदम चिपका हुआ है, ये दोनों एकदम चिपका हुआ है, यहाँ पर है पहला सागर, यहाँ पर दूसरा सागर, यहाँ पर तीसरा देश, यहाँ पर चौथा देश। तो यहाँ पर जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, स्थूमस बोलेंगे कि स्ट्रेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्थूमस। क्यों, क्योंकि देखिए वाटर बॉडी मिल नहीं पा रहा है, वाटर बॉडी 1 और 2 मिल नहीं पा रहा है, लेकिन लैंड बॉडी मिल जा रहा है। लैंड बॉडी जहाँ मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर अगर इधर से इधर जाना है, लेफ्ट टू राइट जाना है, तो हम लोग बस से जा सकते हैं। जहाँ पर लैंड बॉडी मिल जाए,
ठीक है, मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, स्थूमस। स्थूमस वाटर बॉडी नहीं मिलेगा क्योंकि वाटर बॉडी को अलग करता है। लेकिन जहां पर मान लो ये दोनों है और यहाँ पूरा पानी है, पानी है, तो ये दोनों लैंड बॉडी तो मिल नहीं रहा है, पानी मिल रहा है, तो इसको बोलेंगे जल संधि। जल संधि यानी कि जल संधि को क्या बोलेंगे बताइए, जल संधि को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेट, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट। अब हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर एक एक जगह है, देश है, उसका नाम पपुआ न्यू गिनी, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, इस दोनों के बीच में जल संधि है यानी कि स्ट्रेट है, टॉरस स्ट्रेट, टॉरस जल संधि। उसी तरह बात करें, यहाँ पर यह है आपका ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर एक देश है तस्मानिया, तस्मानिया, और इसके बीच में एक जल संधि है, इसको बोलते हैं बास जल संधि। आपसे क्वेश्चन पूछेगा टॉरस जल संधि किसको किसको अलग करता है, तो पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। और यहाँ पर बास जल संधि का बात करें तो ये किसको अलग करेगा, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूरब वाला पार्ट में बात करें और ये पश्चिम वाला पार्ट में बात करें, अभी तो उत्तर दक्षिण ही देखे ना, पूरा पश्चिम देखे, पूरब में महासागर है प्रशांत महासागर और पश्चिम में महासागर है हिंद महासागर। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर है। चलिए अब हम लोग अगर इतना समझ गए हैं तो इसी चीज को लिख के देखेंगे तो फटाफट हो जाएगा। देखिए इसके उत्तर में पापुआ न्यू गिनी एक देश है जो ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। देखिए सबसे बड़ा द्वीप का बात करें तो ग्रीनलैंड है और यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है पापुआ न्यू गिनी, यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड सबसे बड़ा द्वीप। दूसरा सबसे बड़ा द्वीप कौन है, पपुआ न्यू गिनी है। इसके बाद हम लोग बात करें टॉरस जल संधि, यहाँ जो टॉरस जल संधि है ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी को पृथक करती है, अलग करती है। इसके दक्षिण में एक देश है तस्मानिया, बताया था यहाँ तस्मानिया है। बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया तथा तस्मानिया को पृथक करती है। ठीक है, अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में यानी कि ईस्ट साइड में प्रशांत महासागर और पश्चिम में हिंद महासागर, ये भी बता दिए। इसके पूर्व में है प्रशांत महासागर, पश्चिम में हिंद महासागर। उसके बाद इसके उत्तर में दो खाड़ी है, उत्तर में दो खाड़ी बता दिए, कारपेंटिया की खाड़ी, बोनापार्ट की खाड़ी। यहाँ देखिए कारपेंटिया की खाड़ी और बोनापार्ट की खाड़ी। ठीक है, अरापुर सागर उत्तर में है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है। यहाँ देखिए हम बता चुके हैं अरापुर सागर, इसके इधर साइड है इंडोनेशिया, इधर साइड ऑस्ट्रेलिया, इसको अलग करती है। उसके बाद इसके दक्षिण में दो खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देखिए यहाँ पर है आपका स्पेंसर की खाड़ी और यहाँ पर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। अगर आपने मैप समझ लिया, याद रखिए इसको पढ़ना एकदम ईजी है, बस आप इस फोटो को याद रख लीजिएगा, पूरा ऑस्ट्रेलिया याद। आगे बात करते हैं, अब इसकी राजनीतिक स्थिति का बात करते हैं। राजनीतिक स्थिति तो ऑस्ट्रेलिया में टोटल आपका 6 प्रांत है और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। 6 प्रांत और 2 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ समझते एक एक करके। ये है पहला प्रांत, जो हम लोग 1 लिखे हैं वो पहला प्रांत है। पहला प्रांत है आपका क्वींसलैंड, पहला प्रांत कौन है, क्वींसलैंड। दूसरा प्रांत है आपका न्यू साउथ वेल्स। तीसरा प्रांत यहाँ पर है विक्टोरिया प्रांत। चौथा प्रांत यहाँ है दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत। पांचवा प्रांत यहाँ है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत। छठा प्रांत यहाँ है उत्तरी प्रदेश, उत्तरी प्रदेश। तो याद रखिए यही छह प्रांत है यहाँ का। अब देखिए सब प्रांत का राजधानी देख लेते हैं। ठीक है, क्वींसलैंड का राजधानी है ब्रिस्बेन। हम लोग ईस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किधर से स्टार्ट करें, ईस्ट से। तो क्वींसलैंड की राजधानी है ब्रिस्बेन। दूसरा है न्यू साउथ वेल्स का राजधानी है सिडनी। और देखिए जितना भी राजधानी है सब कोस्टल एरिया पे सटा हुआ है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर बीच में है। जितना भी राजधानी है उसका बॉर्डर पे यहाँ पर सटल है। फिर यहाँ पर है सिडनी। उसके बाद तीसरा जो है विक्टोरिया प्रांत, इसकी राजधानी है मेलबर्न। क्या है राजधानी, मेलबर्न। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेलबर्न है, यहाँ पर मेलबर्न है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत का राजधानी यहाँ पर है एडिलेड। पांचवा में है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत, इसका राजधानी यहाँ पर है पर्थ। छठा में उत्तरी प्रदेश, इसका राजधानी यहाँ पर है डार्बिन। इसको कहीं कहीं डार्बिन भी लिखता है, डार्बिन, या कहीं कहीं डार्बिन भी लिखता है। जो आपको लिखने का मन वो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पूरे ऑस्ट्रेलिया का राजधानी कैनबरा है। ठीक है, वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, कैनबरा यहाँ पर है। किस प्रांत में है, विक्टोरिया प्रांत में है। आपसे पूछेगा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कहाँ पर है, तो ये विक्टोरिया प्रांत में है। किस प्रांत में है, विक्टोरिया प्रांत में है। लेकिन
विक्टोरिया प्रांत की राजधानी कैनबरा नहीं है। देखिए यहीं पे घुमा देगा आपको। विक्टोरिया प्रांत की राजधानी कैनबरा नहीं है, इसकी राजधानी है क्या? मेलबर्न। मेलबर्न, विक्टोरिया प्रांत की राजधानी मेलबर्न है, लेकिन विक्टोरिया प्रांत में ही एक जगह है कैनबरा जो पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। आप समझ में आ गया? अब आगे आते हैं, इसका 2 केंद्र शासित प्रदेश है। एक तो हो गया कैनबरा जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है और ऑस्ट्रेलिया का राजधानी भी है। कहाँ पर? विक्टोरिया प्रांत के अंदर ही है। दूसरा जो इसका है केंद्र शासित प्रदेश वो है तस्मानिया, और ये है तस्मानिया आपका नीचे में, यहाँ पर ये है तस्मानिया। तस्मानिया, यही तस्मानिया जिसके बीच में बास जल संधि है। ऑस्ट्रेलिया तस्मानिया को डिवाइड करता है बास जल संधि। तो यहाँ हम लोग सब समझ गए हैं। इसी को लिख दिए 6 प्रांत, क्वींसलैंड, ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स, सिडनी। विक्टोरिया प्रांत में दोनों है, मेलबर्न और कैनबरा। ठीक है, मेलबर्न इसका राजधानी है, कैनबरा पूरे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया प्रांत का राजधानी एडिलेड, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत का राजधानी पर्थ, उत्तरी प्रदेश का राजधानी डार्बिन। उसी तरह केंद्र शासित प्रदेश तस्मानिया और कैनबरा, ये भी आपको समझा दिए हैं। आगे देखिए, प्रमुख पर्वत श्रेणी हम लोग देख लेते हैं, मैप में देख लेते हैं। ठीक है, इसका जो सबसे मेन पर्वत श्रेणी है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, जो कि एक जगह पर नहीं है, अलग अलग जगह पर इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पूरे रेंज को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज नाम सुन के ही आप लोग मार दीजिएगा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, ये यहाँ पर इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम जाना जाता है। यहाँ पर इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। उसके नीचे आ जाते हैं तो न्यू इंग्लैंड रेंज, उसके नीचे आ जाते हैं तो ब्लू माउंटेन, और उसके नीचे आ जाते हैं तो ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। देखिए, आपसे अगर पूछेगा न्यू इंग्लैंड रेंज कहाँ पर है, आप इंग्लैंड का मैप में ढूंढते रह जाइएगा, आपको कहीं नहीं मिलेगा। न्यू इंग्लैंड रेंज आपको ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख पर्वत श्रेणी है। ब्लू माउंटेन कहाँ है? तो ब्लू माउंटेन जो है ये आपका, आप फटक से मार दीजिएगा कि भारत में भी एक ब्लू माउंटेन है, नीलगिरी बिलगिरी मार दीजिएगा, नहीं, ब्लू माउंटेन आपका पर्वत श्रेणी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, आगे देखिए, इसकी सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो माउंट कॉस्यूस्को है। माउंट कॉस्यूस्को जो यहाँ पर है 2228 मीटर, 2228 मीटर इसकी ऊंचाई है, औसत ऊंचाई। उसके बाद और बात करें, यहाँ पर और भी कुछ कुछ रेंज है। एक यहाँ पर है जिसको बोलते हैं डार्लिंग रेंज, एक यहाँ पर है इसको बोलते हैं मैकडोनाल्ड रेंज, एक यहाँ पर है इसको बोलते हैं रेनाल्ड रेंज, एक यहाँ पर है इसको बोलते हैं ग्रे माउंटेन, और एक यहाँ पर है इसको बोलते हैं ब्रोकन हिल्स। ठीक है, इस सारे चीज को अगर हम लोगों ने देख लिया तो पूरे अच्छे से हम लोग यहाँ पे समझ जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, जो एक वलित पर्वत श्रृंखला है। जिस प्रकार हमारा हिमालय वलित पर्वत श्रृंखला है, उसी तरह ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी एक वलित पर्वत श्रृंखला है, और ये विश्व में चौथा स्थान रखती है। चौथा, आपको कमेंट करना है विश्व में सबसे बड़ा पर्वत श्रेणी कौन है, पर्वत श्रेणी कौन है। ठीक है, और याद रखिए ये जो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है इसको अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे न्यू इंग्लैंड रेंज, यहाँ पर न्यू इंग्लैंड रेंज है, ब्लू माउंटेन और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स जैसे नामों से जाना जाता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट कॉस्यूस्को 2228 मीटर, 2228 मीटर। इसके अलावा कुछ अन्य पर्वत श्रृंखलाएं भी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं, डार्लिंग रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज, रेनाल्ड रेंज, ग्रे माउंटेन और ब्रोकन हिल्स हम आपको यहाँ बता चुके हैं। ब्रोकन हिल्स आपको फेमस है, ये सीसा जस्ता के लिए फेमस है, सीसा जस्ता, सीसा, यहाँ पर क्या मिलेगा? सीसा और जस्ता। याद रखिएगा, सीसा जस्ता को जुड़वा धातु बोलते हैं, या जहां सीसा जस्ता मिलेगा वहीं पर आपको चांदी भी मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर सीसा जस्ता का भंडार है, अब सीसा जस्ता मिल गया तो यहाँ चांदी भी मिलेगा। बता, जहां सीसा जस्ता मिलेगा वहीं पर चांदी मिलेगा आपको। अब आते हैं ऑस्ट्रेलिया के पठार के बारे में। ऑस्ट्रेलिया के पठार देख लेते हैं। तो ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया का मैप बनाए हुए हैं, इसमें देख लेते हैं। यहाँ पर एक पठार है, इसको बोलते हैं टूआम्बा पठार, टूआम्बा पठार। ठीक है, यहाँ पर एक पठार है, इसको बोलते हैं अर्नईम पठार, अर्नईम पठार। यहाँ पर एक पठार है, इसको बोलते हैं किम्बरले पठार। यहाँ पर एक पठार जिसको बोलते हैं हैमर्सले पठार, हैमर्सले पठार। तो ये 1 2 3 4 4 पठार है, चारों पठार को हम लोग समझ लिए। देखिए, आपसे कंफ्यूजन क्या होता है, किम्बरले का पठार है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन आपसे पूछ देगा किम्बरले खान कहाँ है? किम्बरले की खान, खान गलती से भी ऑस्ट्रेलिया मत मारिएगा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, किम्बरले की खान जो है वो आपका दक्षिण अफ्रीका में है।
तो यही आपसे क्वेश्चन पूछता है, यहीं पे फंसाता है, वो सारा चीज हम आपको यहाँ पे लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, जो प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, जो तीनों ओर वाटर से घिरा हुआ। तो देखिए इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, और उधर से लैंड है। तो तीन ओर पानी से घिरा हुआ प्रायद्वीप है। नीचे जो प्रायद्वीप है दक्षिण में, उसको बोलते हैं आयर प्रायद्वीप। आयर, इसको पामर से कंफ्यूज मत कीजिएगा। पामर प्रायद्वीप अंटार्कटिका में था, अंटार्कटिका में था, ठीक है, अंटार्कटिका में पढ़े हैं। यहाँ नहीं, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में है आयर प्रायद्वीप। यहाँ पर क्या है, आयर प्रायद्वीप। ऊपर में एक प्रायद्वीप है, यहाँ पर एक प्रायद्वीप है, इसको बोलते हैं कैप यार्ड प्रायद्वीप, कैप यार्ड प्रायद्वीप। और एक प्रायद्वीप यहाँ पर भी है, इसको बोलते हैं अर्नईम प्रायद्वीप। तो तीन गो प्रायद्वीप है, आयर प्रायद्वीप, कैप यार्ड प्रायद्वीप और अर्नईम प्रायद्वीप। इसी चीज को हम लोग पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पठार में दो पठार है, हैमर्सले, किम्बरले पठार, ठीक है। किम्बरले पठार जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, लेकिन किम्बरले की खान अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा तो वो दक्षिण अफ्रीका में, बता चुके हैं। अगला है अर्नईम पठार और टुआम्बा पठार। आपसे डायरेक्ट पूछ देगा टुआम्बा पठार कहाँ है, आपको मार देना ऑस्ट्रेलिया। बस इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, वन डे एग्जाम में से ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ऑस्ट्रेलिया में तीन प्रायद्वीप है, कौन कौन है, यहाँ पर आयर, यहाँ पे कैपयार्ड, यहाँ पे अर्नईम। तो क्या हो जाएगा, कैपयार्ड प्रायद्वीप, अर्नईम प्रायद्वीप और आयर प्रायद्वीप। इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां या झीलों के बारे में। तो यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर आपको क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का उत्तरी सिरा, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, इसका उत्तरी सिरा यानी कि यहाँ से एक नदी निकलता है, इसको बोलते हैं डार्लिंग नदी। और दक्षिणी सिरा, यहाँ से दक्षिणी सिरा में भी यहाँ से माउंट कॉस्युस्को जहाँ पर है, इसका सबसे ऊंचा चोटी, माउंट कॉस्युस्को से एक नदी निकलता है, इसको बोलते हैं मुर्रे नदी। ये दोनों नदी आके मिल जाता है, दोनों नदी आके यहाँ पे मिल गया, और मिलता है, मिलने के बाद इसको क्या बोलते हैं, मुर्रे डार्लिंग या मर्रे डार्लिंग, मुर्रे डार्लिंग नदी, है ना। मुर्रे डार्लिंग नदी कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी आपको याद रखना है, मुर्रे नदी और डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। और ये दोनों नदी गिरता कहाँ पर है, हम बताए थे, यहाँ नीचे में खाड़ी है, स्पेंसर की खाड़ी। इस स्पेंसर की खाड़ी में आके ये दोनों नदी अपना मुहाना बनाता है, ठीक है। अब एक चीज और पढ़े थे, दो नदी जहां पर, अगर दो नदी है उसके बीच का स्थान को क्या बोलते हैं, दोआब, क्या बोलते हैं, दोआब। और दोआब क्षेत्र में कैसा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। और जलोढ़ मिट्टी जो है उपजाऊ होता है, काफी खेती के लिए बहुत उपजाऊ होता है। तो यहाँ डार्लिंग नदी है, यहाँ मर्रे नदी है, इसके बीच में एक दाओब एरिया पड़ गया, इसको क्या बोलते हैं, रिवेरीना का मैदान। रिवेरीना का मैदान जो है, यहाँ पर जलोढ़ मृदा पाया जाता है, और ये गेहूं की खेती के लिए काफी फेमस होता है, गेहूं की खेती के लिए बहुत फेमस होता है। अब हम लोग आगे आते हैं, यहाँ पर सबसे इसके, ये जो आपका दक्षिणी आल्प्स है, इसके राइट साइड में एक जगह है सिडनी। कौन जगह है, सिडनी। सिडनी जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, यहाँ पर मुर्रे नदी है, मुर्रे नदी के किनारे सिडनी शहर बसा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है, सिडनी शहर किस नदी के किनारे स्थित है, मुर्रे नदी के किनारे स्थित है। और बात करते हैं, यहाँ पर एक झील है, इस झील को क्या बोलते हैं, आयर झील, ठीक है। आयर झील, आयर प्रायद्वीप भी था, देखिए आयर प्रायद्वीप था यहाँ नीचे में, यहाँ पर आयर प्रायद्वीप है, और इसके जस्ट ऊपर में आयर झील है। तो आपको याद रखना है, आयर झील और आयर प्रायद्वीप ये दोनों ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ किम्बरले का पठार है, किम्बरले की खान नहीं, किम्बरले की खान दक्षिण अफ्रीका में हो जाता है, तो किम्बरले का पठार है यहाँ पर। किम्बरले का पठार से एक नदी निकलता है, इस नदी को क्या बोलते हैं, विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नाम आपको बहुत कंफ्यूज करेगा, विक्टोरिया नदी आपका कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब देखिए विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, कमेंट कीजिएगा, विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर है, ठीक है। विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, विक्टोरिया मरुस्थल, मरुस्थल कहाँ पर है, विक्टोरिया नदी जो है वो है ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पर आप समझ गए। अब देखिए एक और नदी के बारे में देख लेते हैं, यहाँ पर एक नदी जो है वो बह के जाता है, इसको बोलते हैं स्वान नदी। और इसी स्वान नदी के किनारे एक शहर है ऑस्ट्रेलिया का, पर्थ। पर्थ, देखिए पर्थ जो है वो स्वान नदी के किनारे है, और सिडनी जो है वो मुर्रे नदी के किनारे है। तो यही चीज जो आप मैप में पढ़े हैं, इसी को हम यहाँ पढ़ देते हैं। यहाँ की दो नदियां, डार्लिंग नदी और मुर्रे नदी, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके उत्तरी सिरा से निकलती है डार्लिंग नदी, दक्षिणी सिरा से निकलती है मुर्रे नदी। यहाँ तथा स्पेंसर की खाड़ी में गिरती है। और ये कहाँ गिर जाता है मिलने के बाद, स्पेंसर की खाड़ी में। ये दोनों नदियां ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी अपवाह तंत्र बनाती है, ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र बनाती है। सिडनी जो है, यहाँ देखिए सिडनी, वो मुर्रे नदी के किनारे स्थित है। मुर्रे डार्लिंग नदी, ये जो मुर्रे, यहाँ मुर्रे डार्लिंग नदी हो गया, ये
इसके बीच में एक मैदान है, बताए थे, जो जलोढ़ मृदा के फेमस है। मुर्रे डार्लिंग नदी के बीच में एक दोआब क्षेत्र पाया जाता है जिसे रिवेरीना मैदान कहते हैं। यह क्षेत्र जलोढ़ मृदा से निर्मित होने के कारण काफी उपजाऊ होती है। यहाँ पे क्या उपजाते हैं हम लोग, बताइए? गेहूं, गेहूं उपजाते हैं। आगे आते हैं, विक्टोरिया नदी। विक्टोरिया नदी जो है किम्बरले पठार से निकलती है तथा बोनापार्ट की खाड़ी में गिरती है। ये किम्बरले कहाँ पर गिरेगा? विक्टोरिया नदी, हम बताए थे आपको, यहाँ पर एक है बोनापार्ट की खाड़ी। तो विक्टोरिया नदी कहाँ पर गिरेगा? बोनापार्ट की खाड़ी में गिरेगा। अब देखिए, विक्टोरिया झील आपको बताना है कमेंट में, विक्टोरिया जलप्रपात बताना है, विक्टोरिया मरुस्थल भी बता दीजिएगा। विक्टोरिया मरुस्थल, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ठीक है, ये तीनों चीज आप बता दीजिएगा कमेंट में। आगे आते हैं, पर्थ शहर जो है वो स्वान नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर है स्वान नदी, इसके किनारे है पर्थ। अब देखिए, आयर झील जो है ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। और याद रखिएगा, आयर झील और क्यों फेमस है? यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु, सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा ऑस्ट्रेलिया का सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन है, तो यही आयर झील है। इसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख मरुस्थल का, बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सा मरुस्थल पाया जाता है। तो ये मैप अगर आप याद कर लिए तो आपको मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का याद हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया का में 1, 2, 3, 4, 5, 5 मरुस्थल पाया जाएगा मेनली। एक और मरुस्थल है जो आपको उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है लेकिन याद रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है, यहाँ पर एक मरुस्थल, इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। तो हम आपसे पूछे थे विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है, तो विक्टोरिया मरुस्थल कमेंट करने बोले थे, यहाँ इसको विक्टोरिया नहीं ग्रेट विक्टोरिया कर दीजिए। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। इसके बाद बात करें, यहाँ पर है गिब्सन मरुस्थल, यहाँ पर है सिम्पसन मरुस्थल, यहाँ पर है तनामी, यहाँ पर है ग्रेट सैंडी, ग्रेट सैंडी मरुस्थल। तो यहाँ देखिए, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट सैंडी, गिब्सन, सिम्पसन, तनामी, और एक छूट गया है स्टुअर्ट, एक छूट गया स्टुअर्ट, स्टुअर्ट कहीं छूट गया है, इधर होगा स्टुअर्ट, क्या होगा? स्टुअर्ट, स्टुअर्ट। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग क्या समझते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो ईस्टर्न पार्ट है, जो पूर्वी भाग है इधर साइड, वहां पर एक प्रवाल भित्ति का सुरक्षा कवच है। यहाँ देखिए, ये जो आपको लगातार दिख रहा है ना, ये प्रवाल भित्ति है। और प्रवाल भित्ति इस प्रकार से यहाँ पर बना हुआ है कि ये ऑस्ट्रेलिया को बहुत सारे तूफानों से, बहुत सारे ज्वालामुखियों से, मतलब तूफान वगैरह, चक्रवात, ये सबसे बचाता है। इस प्रवाल भित्ति के बने समूह को क्या बोलते हैं? ग्रेट बैरियर रीफ। और ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है प्रवाल द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप से बना चट्टान है। ये देखिए, इधर से अगर मान लीजिए तूफान आता है, भूकंप आता है, सुनामी आता है, कुछ भी आता है, तो प्रवाल भित्ति से टकराता है और टकरा के वहीं पे लौट जाता है। यानी कि इधर साइड तो आपको पूरा हलचल रहेगा, पानी में पूरा हलचल रहेगा, लेकिन यहाँ पर पानी जो है वो शांत रहता है। तो इतना दूर का जो पानी है वो पूरा शांत रहता है, हलचल नहीं करता है। यही कारण है यहाँ का जो एरिया है वो पर्यटन के लिए, नौकायन के लिए, यानी कि बोटिंग के लिए, नौकायन के लिए, पर्यटन के लिए, ठीक है, काफी अच्छा माना जाता है। यहाँ पर लोग आके बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, अपना पिकनिक मनाते हैं, पिकनिक स्पॉट बोला जाता है। तो ये वाला एरिया जो है ग्रेट बैरियर रीफ के बाद जो एरिया है वो अच्छा माना जाता है। उसके बाद बात करें ऑस्ट्रेलिया का इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट हमको आपको पहले बता चुके हैं, इतना पार्ट जो है, इतना ही पार्ट में वर्षा होता है। बाकी सारा पार्ट, इधर का पीछे वाला पार्ट जो है वो इसका क्या है, यहाँ इसके पीछे वाला पार्ट में इसका पानी नहीं पड़ता है, सिर्फ मरुस्थल पाया जाता है। और मरुस्थल हम आपको बता दिए हैं, ये इतना सारा मरुस्थल है, ठीक है। और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके वेस्टर्न पार्ट में आधा ज्यादा भाग में खाली मरुस्थल ही पाया जाता है। और बात करें तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जो यहाँ वाला पार्ट है, यहाँ पर छोटे 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 कूप, उत्सुक कूप पाए जाते हैं। उत्सुक कूप, उत्सुक कूप क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ऊंचा मैदान है, यहाँ पर निचला जगह है। उचला जगह पर क्या होगा, यहाँ से पानी अगर जाएगा तो वो इसका गड्ढा से नीचे चला जाएगा और ये इसके थ्रू बहते 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 यहाँ आएगा। यहाँ आने के बाद जहाँ निचला जगह होगा वहाँ अगर उसको मान लीजिए और आगे बढ़ने का उसको जगह नहीं मिला तो जमीन से वो बाहर निकल जाएगा। जैसे वो जमीन से बाहर निकलेगा क्या बना लेगा, कूप, यानी कि कुआं। तो यहाँ उत्सुक कूप पाए जाते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका उत्सुक कूप पाए जाते हैं। और ये जो नीचा इसका साउदर्न पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का जो साउदर्न पार्ट है, वहाँ एक घास का मैदान पाया जाता है, उसको बोलते हैं डाउन्स। डाउन्स कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसी चीज को हम लोग पढ़ते हैं मैप इसमें।
ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में यहाँ पर ये वाला एरिया में उत्तर पूर्व में प्रवाल भित्ति के कंकाल से एक पर्वत श्रृंखला 2000 किलोमीटर लंबी निर्मित हो गया है। इसे हम लोग ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं। ये किससे बना? प्रवाल भित्ति से बना, यानी कि मूंगा चट्टान से बना है। ठीक है, और इसीलिए ग्रेट बैरियर रीफ को हम लोग क्या बोलते हैं? समुद्र का बगीचा बोलते हैं। समुद्र का बगीचा ये पर्यटन के लिए अच्छा है, शांत जल है वहां पर, और वहां पर नौकायन बोटिंग वगैरह होता है, इसलिए इसको हम लोग समुद्र का बगीचा भी बोल देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति से बना पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद करें विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति की श्रृंखला। ठीक है, ये भी बता दिए। आगे, यह हमेशा कभी भी प्रवाल भित्ति जो है वो बनेगा, प्रवाल भित्ति कभी बनेगा तो 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही बनेगा। यानी कि अर्थ है यहाँ पर है 0 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, क्या 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ 30 डिग्री साउथ, इतना ही बीच में यहीं पर प्रवाल भित्ति बनेगा। ना तो इसके ऊपर बनेगा ना तो इसके नीचे बनेगा। यानी कि प्रवाल भित्ति हमेशा 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ के बीच में ही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त सूर्य का ताप मिलता है, सन का टेम्परेचर अच्छा मिलता है, कम लवणीय जल होता है, पानी में जो लवणीय मात्रा कम होती है, छिछला जल होता है। छिछला जल देखिए 2 तरह का जल होता है, एक छिछला एक गहरा जल। जहाँ पर पानी का गहराई ज्यादा होगा, ठीक है, वहां पर प्रवाल भित्ति नहीं बनेगा। इसलिए प्रवाल भित्ति हमेशा गहराई कम होगा, यानी छिछला जल में ही प्रवाल भित्ति आपका बनेगा। और यह प्रवाल भित्ति के निर्माण के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाता है कौन? 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ। ठीक है, प्रवाल भित्ति को हम लोग मूंगा चट्टान बोलते हैं, और मूंगा चट्टान जो है हमेशा अपने ऊपर एक कैसा कवच बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बनाता है। जैसे मान लीजिए ये एक प्रवाल भित्ति है, अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट कवच बना लिया, उसके ऊपर दूसरा प्रवाल भित्ति, उसके ऊपर तीसरा प्रवाल भित्ति, उसके ऊपर चौथा प्रवाल भित्ति, ऐसे करके करते करोड़ों अरबों प्रवाल भित्ति जो है एक पूरा एरिया ऑस्ट्रेलिया का कवर कर दिए हैं। इतना दूर का एरिया कवर कर दिया है लोग, एक के ऊपर एक जुड़ते हुए, और ये एक प्रवाल भित्ति का निर्माण कर दिया है, जो कि एक पर्वत श्रृंखला बन गया है। देखिए ये रंग बिरंगे होते हैं, यहाँ का जल शांत बना रहता है, बताए थे, क्योंकि ये तूफान को रोक देता है। इधर से कोई भी तूफान आएगा उसको रोक देगा। ठीक है, और ये नौकायन बोटिंग और पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थान माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को काफी फॉरेन करेंसी ये प्रोवाइड करता है। आगे बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया के केवल पूर्वी भाग में ही वर्षा होती है, बताए थे, सिर्फ इतना ही दूर में वर्षा होगा, इतना ही दूर में वर्षा होगा, बाकी पार्ट में वर्षा नहीं होता, इसलिए इसको प्यासी भूमि का देश बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ पूर्वी भाग में ही वर्षा होती है, शेष भाग मरुस्थल ही है, इसलिए इसे प्यासी भूमि का देश भी कहा जाता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया के घास का मैदान का बात करें तो देखिए ये अगर मान लीजिए 0 डिग्री है, इसके ऊपर 23 डिग्री नॉर्थ, 86.5 डिग्री नॉर्थ, इधर 23.5 डिग्री साउथ, 86.5 डिग्री साउथ। यहाँ ये हो गया 0 डिग्री को बोलते हैं भूमध्य रेखा, इसको बोलते हैं कर्क रेखा, इसको बोलते हैं मकर रेखा। अब देखिए 23.5 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच का जो एरिया है इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उसके नीचे आ जाते हैं, मकर रेखा के नीचे आ जाते हैं, इसको बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान, और कर्क रेखा के ऊपर चले जाते हैं, उसको भी बोलते हैं शीतोष्ण घास के मैदान। तो डाउन्स जो है वो यहाँ पर है डाउन्स। डाउन्स कैसा हो जाएगा? शीतोष्ण घास का मैदान। इसीलिए हम लोग बिना देखे बता सकते हैं डाउन्स जो है वो शीतोष्ण घास का मैदान है, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के मतलब 23.5 डिग्री मकर रेखा के नीचे आता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स बोला जाता है, और ये शीतोष्ण है। न्यूजीलैंड में घास का मैदान और नीचे है, तो न्यूजीलैंड के घास का मैदान को क्या बोलते हैं? कैंटाबरी। यहाँ पर ग्रेट आर्टिसन बेसिन पाया जाता है। ग्रेट आर्टिसन बेसिन यानी कि उत्सुत कूप, पाताल तोड़ कुएं, बताए थे ना, जमीन से पानी ऊपर आ जाता है, यहाँ पर उत्सुत कूप। ठीक है, ग्रेट आर्टिसन बेसिन, इसको क्या बोल देंगे? ग्रेट आर्टिसन बेसिन। यहाँ लिख देते हैं ग्रेट आर्टिसन बेसिन, उत्सुत कूप यानी कि पाताल तोड़ कुएं। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सर्वाधिक भेड़ पाई जाती है, सबसे ज्यादा भेड़ विश्व में यही पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो भेड़ है उसमें मेरिनो भेड़ पाया जाता है, मेरिनो भेड़, जिससे सबसे उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। भेड़ पालने के स्थान को क्या बोलते हैं? स्टेशन। और भेड़ पालने वाले व्यक्ति को जेकारू, जहाँ पर भेड़ रखते हैं उसको क्या बोलेंगे? स्टेशन। और जो आदमी इसको पालेगा उसको बोलेंगे जेकारू। अब देखिए यहाँ पर जो डॉक्टर होता है ऑस्ट्रेलिया में, उसको हेलीकॉप्टर की सुविधा प्रदान की जाती है कि भाई यहाँ पर कोई बीमार है, आप हेलीकॉप्टर से जाइए उसको बचाइए। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को उड़ते डॉक्टरों की भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसका देखिए कुछ हम लोग खनिज वाला क्षेत्र देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका आर्गले, यहाँ पर होता है पिलवड़ा क्षेत्र, यहाँ पर क्या है? पिलवड़ा क्षेत्र। यहाँ पर है एलिस स्प्रिंग, यहाँ पर है वीपा या वाइपा, यहाँ पर है मैरी कैथरीन,
यहाँ पर आपका ब्रोकन हिल्स के बारे में बता दिए थे। यहाँ पर क्या मिलता है, सीसा जस्ता जिसको जुड़वा धातु बोलते हैं। और जहाँ सीसा जस्ता मिलेगा वहीं पर चांदी भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुलगारली और कालगुरली, इसको एक साथ याद रखना, कालगुरली कुलगारली, अगले बगल में, एकदम अगल बगल में ये लोग दोनों। तो अब देखो, ये तो मैप में समझ लिए कौन चीज कहाँ है, लेकिन इसमें क्या क्या पाया जाता है तो देख लेते हैं। वीपा या वाइपा क्षेत्र में हम लोग को बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। और बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर है, चीन में है। मैरी कैथलीन क्षेत्र जो है, यहाँ पे मैरी कैथलीन क्षेत्र, ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा भंडार कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। यूरेनियम का सबसे ज्यादा उत्पादन आप कमेंट कीजिएगा, मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कनाडा। यूरेनियम में अभी आपका कजाकिस्तान भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, कजाकिस्तान ये भी आपको अच्छा कर रहा है, लेकिन भंडार सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलिया में है। और सबसे ज्यादा उत्पादन आप कमेंट कीजिएगा, हमको लगता है कनाडा है जब हम पढ़े थे, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा एक बार, हमको डाउट हो रहा है इसलिए छोड़ दिए। ब्रोकन हिल्स का बात करें तो यहाँ पर ये जो ब्रोकन हिल्स है, यहाँ पर आपको जुड़वा खनिज मिलेगा, यानी कि सीसा जस्ता मिलेगा। और जहाँ सीसा जस्ता मिलेगा वहीं पर चांदी मिलेगा। चांदी वहीं पाई जाती है जहाँ सीसा जस्ता पाया जाता है, लिख भी दिए हैं। अगला है पीलबड़ा क्षेत्र। ये जो पीलबड़ा क्षेत्र, लौह अयस्क, पीलबड़ा क्षेत्र लौह अयस्क के लिए और कोयला के लिए फेमस है। कुलगारली और कालगुरली है ना, ये कालगुरली और कुलगारली जो है ये सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। जैसे किसी को सोना मिलेगा ना तो किसी को गाल भी नहीं लगने देगा, है ना, उसको गायब कर देगा, ऐसे याद करिए। गारली कुलगारली, गाल भी नहीं लगने देगा, सोना मिलेगा तो कुलगारली या कालगुरली। आर्गले जो है, गौ से याद रखिए, आर्गले में गौ आ रहा है, गौ से गुलाबी हीरा के लिए प्रसिद्ध है। एलिस स्प्रिंग क्षेत्र, यहाँ पर आपका एलिस स्प्रिंग क्षेत्र, यहाँ पर ये पेट्रोलियम के लिए है, पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को क्या बोलते हैं, एबोरिजिनल बोलते हैं, एबोरिजिनल। और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, कंगारू है। तो ये था ऑस्ट्रेलिया। हमको लगता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, ठीक है। एक अभी बचा हुआ पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा नहीं है इसमें, बस 10 मिनट लगेगा, न्यूजीलैंड खत्म कर लेंगे, आपका ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। न्यूजीलैंड में आपका 2 द्वीप है, देखिए मैप समझ लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर एक द्वीप है जिसको बोलते हैं दक्षिणी द्वीप, और इसके ऊपर में एक द्वीप है जिसको बोलते हैं क्या, उत्तरी द्वीप, ठीक है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप है। उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप जो न्यूजीलैंड का है, इसको एक जल संधि डिवाइड करता है, इसको बोलते हैं कुक जल संधि। कुक जल संधि जो है, यहाँ पर कुक जल संधि जो है वो न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को डिवाइड करता है। अब याद रखिएगा, उत्तरी ध्रुव में ही एक जगह है जिसको बोलते हैं ऑकलैंड, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे ज्यादा जनसंख्या वहीं पर निवास करती है। और उत्तरी द्वीप के नीचे वाले पार्ट में एक जगह है वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी है। और याद रखिएगा, ये पूरे पृथ्वी की यानी कि पूरे विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। वेलिंगटन जो है सबसे दक्षिणतम राजधानी है। और बात करें तो यहाँ पर आपका एक सागर है, तस्मान सागर। क्या है, तस्मान सागर। तस्मान सागर के उत्तर में है आपका ऑस्ट्रेलिया, और इधर साइड है न्यूजीलैंड, यानी कि तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को डिवाइड करता है। और न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, कैप्टन कुक ने की थी। तो देखिए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले न्यूजीलैंड को पूर्व का ब्रिटेन भी बोलते हैं, ये इसका उपनाम हो गया, पूर्व का ब्रिटेन भी बोलते हैं। और हम लोग बात करें तो न्यूजीलैंड की खोज किसने की थी, न्यूजीलैंड की खोज की थी कैप्टन कुक ने 1769 में। न्यूजीलैंड के दक्षिणतम द्वीप, दक्षिणी द्वीप, ये जो है इसका दक्षिणी द्वीप, इसकी खोज किसने की थी, तो दक्षिणी द्वीप की खोज की थी जासजुन तस्मान, यही तस्मान जिसने तस्मानिया की खोज की थी। और बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच का सागर, तस्मान सागर। देखिए यहाँ पर है आपका, ये पूरा तस्मान सागर है, इसके इधर था ऑस्ट्रेलिया, इधर था न्यूजीलैंड, यानी कि ये इस दोनों के बीच में तस्मान सागर पड़ता है। न्यूजीलैंड के उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव के बीच में कुक जल संधि पाई जाती है। यहाँ पर कुक जल संधि उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को डिवाइड करता है। राजधानी क्या है न्यूजीलैंड की, वेलिंगटन, और ये विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है, वेलिंगटन है यहाँ पर, उत्तरी द्वीप में ही आता है वेलिंगटन, और ये विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी है। सबसे जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कौन हो जाएगा, ऑकलैंड। क्या है, ऑकलैंड। न्यूजीलैंड की सब, अब देखिए अभी हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा पर्वत श्रृंखला वगैरह सब, बाकी जो बचा हुआ है वो सारा चीज इस मैप में देख लेते हैं। एक मैप में समझना बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो जाता है। यहाँ पर एक उत्तरी द्वीप है, ये उत्तरी द्वीप, ठीक है, उत्तरी द्वीप है। उत्तरी द्वीप में यहाँ पर एक आपका नदी बहता है, इस नदी को बोलते हैं वांगानुई नदी। और ये वांगानुई नदी जो है
माओरी जनजाति, वहां पर एक जनजाति न्यूजीलैंड की माओरी जनजाति की सबसे पवित्र नदी है वांगानुई नदी। ठीक है। और यहाँ पर एक नदी आता है, इसको बोलते हैं बैकाटो नदी। बैकाटो नदी, ये न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी है। ठीक है। अब देखिए इस दोनों को समझिए, बैकाटो जो हो गया न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी, ये भी उत्तरी द्वीप में है, और उत्तरी द्वीप में एक और नदी है वांगानुई नदी, जिसको माओरी जनजाति जो है सबसे पवित्र नदी मानता है। इसीलिए वांगानुई नदी को न्यूजीलैंड का जो संसद है वो जीवित संस्था घोषित कर दिया है। क्या कर दिया है? जीवित संस्था घोषित कर दिया है। ये भी याद रखिएगा। ये है आपका दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी द्वीप। दक्षिणी द्वीप में यहाँ सबसे नीचे आ जाइए, सबसे नीचे एक घास का मैदान है, इसको बोलते हैं कैंटाबरी घास का मैदान। ये भी शीतोष्ण घास का मैदान में आता है। और बात करें, यहाँ पर एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है। इस पर्वत श्रृंखला को बोलते हैं दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स, ऑस्ट्रेलिया में हम लोग क्या पढ़े थे? ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। यहाँ पर क्या है? दक्षिणी आल्प्स। दक्षिणी आल्प्स जो है वो यहाँ पर है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी ध्रुव में है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट कुक। क्योंकि कुक जो है इसकी खोज किए थे, कैप्टन कुक इसकी खोज किए थे, इसी के नाम पर माउंट कुक इसका सबसे ऊंचा चोटी रख दिया गया है। तो यही था, इतना ही था। इसको देख लेते हैं आगे। न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला दक्षिणी आल्प्स है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कुक है। आगे, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी नदी कौन है? बैकाटो नदी है। न्यूजीलैंड के मूल निवासी कौन है? माओरी जनजाति। और माओरी जनजाति की सबसे पवित्र नदी कौन है? वांगानुई नदी। और इसीलिए वांगानुई नदी पवित्र होने के कारण न्यूजीलैंड की संसद ने इसे जीवित संस्था घोषित कर दिया है। ठीक है। न्यूजीलैंड में भी मेरिनो भेड़ पाई जाती है, लेकिन आपसे पूछेगा मेरिनो भेड़ सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन न्यूजीलैंड में भी मेरिनो भेड़ भारी मात्रा में पाई जाती है, जो कि वहाँ पे मांस और ऊन के लिए फेमस है। इससे बहुत उत्तम हाई क्वालिटी का ऊन बनाया जाता है मेरिनो भेड़ से। लेकिन जब वो ऊन नहीं देती है, जब वो मरने के कगार पर आ जाती है, जीवन उसका अंतिम हो जाता है, लोग उसका मांस भी खा लेते हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक का बात करें तो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक है कीवी, जो कि उड़ नहीं पाती। ऑस्ट्रेलिया का क्या था? कंगारू। और न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। तो ये था हमारा, अब हम लोग 3 टॉपिक कर लिए हैं कंप्लीट, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो मेरा फैलाइएगा। धन्यवाद।